हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का 22वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। विवान सुबह सुबह ही कहीं निकल गया था। नव्या तक को नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। उसने विवान को फ़ोन किया तो उसने वो भी नहीं उठाया। नव्या अंकुश के पास आई। अंकुश ने नव्या को देखा तो कहा, क्या हुआ नव्या, आ अंदर आना। नव्या अंदर आई। नेहा भी आ गई थी। अंकुश ने नेहा को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ, कोई बात है। नव्या ने कहा, भाई आपको पता है कि विवान कहाँ गए हैं? सुबह भी जब उठी तो कमरे में नहीं थे और फ़ोन भी नहीं लग रहा। नेहा बोली, नव्या हो सकता है कि भाई को कुछ ज़रूरी काम हो, वरना वो बिना कहे तो नहीं जाते ना। तू तो जानती है ना, तू परेशान नहीं हो, वो आ जाएंगे। नव्या बोली, बात वो नहीं है नेहा, विवान काम से गए हैं तब मुझे फिक्र नहीं है, पर कहीं वो रागनी से मिलने तो नहीं गए। सब इस बात से परेशान होने लगे। अंकुश ने फ़ोन किया तो उसे पता चला कि विवान पुलिस स्टेशन नहीं गया है। नव्या बोली, अगर विवान पुलिस स्टेशन नहीं गए फिर कहाँ गए? अंकुश और नेहा उसे देखने लगे। विवान अब तक नहीं आया था। नव्या परेशान हो रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और कहा, विवान कहाँ हैं आप? मैं कितना परेशान हूँ, आप मुझे। वो आगे बोलती कि सामने से आवाज़ आई, सॉरी नव्या, मैं टीना बोल रही हूँ। वो विवान सर ने कहा कि आपको आने को बोल दूँ। नव्या ने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। फ़ोन कट गया। नव्या मन ही मन, विवान ने बुलाया क्यों, क्या हो गया ऐसा? और वो निकल गए ऑफिस के लिए। कुछ ही देर में नव्या जब ऑफिस आए तो सब उसे ही देखने लगे। नव्या को वही सब याद आ गया कि टीना आई और कहा, मैम यहाँ। नव्या, टीना तो मुझे मैम। टीना बोली, प्लीज़ चलिए। नव्या उसके संग आई तो वो दोनों कॉन्फ्रेंस हॉल में आए। नव्या अंदर आई तो सब उसे देखने लगे। उनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने नव्या पर गलत इल्ज़ाम लगा दिए थे। नव्या ने देखा कि विवान वही है। विवान नव्या के पास आया और हाथ पकड़कर उसे अपने माथे पर अपने साथ खड़ा किया। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या हो क्या रहा है। उसने विवान को देखा तो विवान ने सबसे कहना शुरू किया, आप सब जाने गए होंगे कि जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को हमने खोया था वो हमें वापस मिल गया, और मेरा प्रोजेक्ट को लीक करने में किसका हाथ था ये भी आप सब देख चुके हैं। रागनी और शशि ने जो किया उसकी सज़ा तो उन्हें मिल ही चुकी है, पर ऑफिस में रागनी को मेरे कैबिन तक आना, पर मेरे ही, और फिर उस प्रोजेक्ट को उसे देना, वो अकेले नहीं कर सकते, इसमें किसी अपने का हाथ है। अब सब एक दूसरे को देखने लगे। विवान हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर कहा, जिसने भी ये किया है वो मेरे सामने आ जाए, क्योंकि अगर मैं खुद पकड़ा तो ना जाने मैं क्या करूँगा। मेरे लिए मेरा स्टाफ जितना ज़रूरी है उतनी ही नफरत है गद्दार से, और मैं एक पल भी उसे नहीं यहाँ देखना चाहता। मैं 3 तक गिनता हूँ, वो आ जाए तो बेहतर, वरना अपने तरीके से बाहर मुझे निकालने आना ही होगा। 1 2 डॉट डॉट। वो आगे बोलता कि एक आवाज़ आई, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वो घबराहट और डर में बोला तो सब उसे देखने लगे। हैरानी से वो कोई और नहीं बल्कि शिवम था, जिसके साथ नेहा ने शुरू में काम किया था। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। शिवम रोते हुए, सर मैं लालच में आ गया, रागनी ने मुझे वो प्रोजेक्ट देने को कहा था, पर इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के बारे में बस विशाल सर, नव्या मैम और आप ही जानते थे। इसलिए जब मुझे पता चला कि आप किसी मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं और नव्या मैम पर ये जिम्मेदारी है तो मुझे मौका मिल गया। मैं जानता था कि मैम समीर की फाइल लेने ज़रूर इन्वेंट्री जाएंगी, और इसलिए जब नव्या मैम गई तो मैंने जानकर 2 लोगों को ये कहलवाया कि एसएस कंपनी आपका प्रोजेक्ट लेना चाहती है, पर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए मैंने, जब तक वो इन्वेंट्री में थी, मैंने उनके कंप्यूटर से जानकारी ली और उन्हें खबर ना हो, इसलिए इन्फॉर्मेशन के बाद उसे फॉर्मेट किया और दूसरी पेन ड्राइव से सारा इन्फॉर्मेशन उनके कंप्यूटर में डाला। विशाल ने कहा, पर नव्या के कंप्यूटर पर सिक्योरिटी है तो तुमने उसे कैसे खोला, जबकि उसका पासवर्ड तो नव्या और विवान ही जानते हैं। शिवम ने कहा, हाँ इसीलिए ही हैक किया मैंने। कंप्यूटर से मैं नव्या मैम का सिस्टम अपने में खोलता और हर बार पासवर्ड कोशिश करता, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। मैं करता रहा और एंड में मैंने उससे वो इन्फॉर्मेशन ले ली। मैं अकाउंटेंट हूँ, मैम का अकाउंट डिटेल्स लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे नहीं पता था कि रागनी और शशि जी, उन्होंने
माना चाहते हैं। मैं तो बस पैसे के लिए किया और किसी को पता ना चले इसलिए ही मैं ये शहर छोड़ के जा रहा था। नव्या तो हैरानी से सब सुन रही थी। शिवम ऐसा करेगा वो सोच भी नहीं सकती थी। विवान ने बाकी सबसे कहा, शिवम तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी और ये ज़रूरी है ताकि अगली बार कोई भी ऐसा करने के बारे में 100 बार सोचे। मेरी कंपनी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। मैं अभी के अभी तुम्हारे खिलाफ केस कर सकता हूँ, लेकिन तुमने जो किया है वो नव्या के संग किया है, इसलिए तुम्हें सजा देने का हक भी उसे ही है। नव्या की तरफ देखकर, नव्या अब आप जो कहेंगी वो ही होगा। सब नव्या के बोलने का इंतजार करने लगे। नव्या ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहना शुरू किया, मैं शिवम को माफ करती हूँ। उसने जो किया वो रागिनी और शशि के बहकावे में आकर किया। अगर इसे पैसे की जरूरत थी तो ये विवान जी से कह सकता था, वो इसकी मदद जरूर करते, लेकिन इसने गलत राह चुन ली। विवान जी कभी भी अपने हर एक मेंबर को अपना परिवार मानते हैं। अगर मेरी जगह आप में से कोई और भी होता और बेकसूर होता तो विवान उसके लिए भी ऐसे लड़ जाते, पर शिवम ने जो कंपनी का नुकसान किया उसका फैसला सिर्फ विवान ही करेंगे और मैं शिवम पर कोई केस नहीं करना चाहती। शिवम ने नम आंखों से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, मैंने इतना गलत किया आपके साथ और आपने फिर भी मुझे बचा लिया। आई एम सॉरी। विवान ने बोला, शिवम नव्या ने आपको माफ़ कर दिया है पर आप इस कंपनी में काम नहीं कर सकती और ये एक सबक है आपके लिए, इसलिए मैं आपका ट्रांसफ़र मुंबई कर दिया है। आप वहाँ कल से ज्वाइन कर लेना और आपको क्या पोस्ट है क्या करना है वो सब आपको इस लेटर से पता चल जाएगा। आज से आप उस जगह अकाउंटेंट नहीं संभालेंगे बल्कि आपको वहाँ की इंटर्न सिंपल रखा गया जाएगा। अगर आपने वह काम ईमानदारी और लगन से किया तो आपको कंफर्म भी मिल जाएगा और आपकी पोस्ट भी बता दी जाएगी। शिवम ने बोला, सर जो हरकत मैंने की उसके बाद कोई भी मुझे जॉब पर नहीं रखता, पर आपने मुझे एक मौका दिया और मैं इस बार ये मौका जाने नहीं दूंगा। मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा। विवान बोला, अब आप जा सकते हैं। शिवम वहाँ से चला गया। सब लोग भी जाने लगे कि विवान ने आवाज़ दे रुकिए। सब रुक गए। विवान ने कहा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अभी जो हुआ वो सिर्फ उस इंसान को सबके सामने लाने तक का था, लेकिन अभी एक काम और बाकी है। सब विवान को देखने लगे तो विवान ने आगे आकर कहना शुरू किया, जब नव्या पर इल्ज़ाम लगे तो आप सब ने एक पल में ही उसे दोषी ठहरा दिया। सच की तह तक जाने बिना आप लोगों ने उसके लिए बातें बनाना शुरू कर दिया। वो मेरी पत्नी है, इसलिए आप सबने भले ही सामने से नहीं कहा, पर आप सबकी आंखों में और मन में नव्या के लिए जो मैंने वो छुप देखा है ना, वो छुपा नहीं था मेरे से। सबने अपनी नज़रें झुका ली। विवान ने आगे कहा, आप सब एक पल नहीं लगाते किसी की इज्जत उसके आत्मसम्मान को चोट देने में, लेकिन माफ़ी मांगने पर क्यों खामोश हो जाते हैं। और श्रीवास्तव जी, आपने तो अपने आदमी से कहकर नव्या को ऑफिस तक नहीं घुसने दिया था। क्यों? आप भूल गए थे शायद? वो मेरी पत्नी भी है और उसका पूरा हक है यहाँ जब चाहे आने का। इसलिए आज सबके सामने मैंने एक फैसला लिया है। सब विवान को देखने लगे। नव्या भी उसे देख रही थी। विवान ने नव्या को देखा और टीना को इशारा किया। टीना ने हाँ किया और आगे आकर विवान को कुछ पेपर्स दिए। नव्या विवान को ही देख रही थी। विवान ने कहा, वीके एंटरप्राइजेस अब ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी पत्नी का भी है और इसलिए आज से इस कंपनी से जुड़े हर फैसले को नव्या को लेने का पूरा हक है। उनके ऑर्डर्स में भी मानूंगा और मैं अपने शेयर्स का 75% नव्या के नाम करता हूँ। मेरे अलावा नव्या भी इस कंपनी की, आप सबकी और यहाँ तक कि मेरी भी बॉस होगी। नव्या हैरानी से और नमी से उसे देख रही थी। जिस अपमान से उसे निकाला गया था, आज उसे कई ज़्यादा सम्मान से विवान उसे वापस दिया था। श्रीवास्तव जी और बाकी सब ने नजरें झुका ली। कुछ ही देर में सबको विवान ने जाने को कह दिया। अब बस विवान, नव्या, विशाल और टीना वहाँ थे। नव्या को विवान ने देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर टीना ने कहा, थैंक यू सो मच टीना, जो आपने मेरी इतनी हेल्प की। अगर आप और विशाल नहीं होते तो मैं ये नहीं कर पाता। विशाल मुंह बनाकर, चल दोस्त भी बोलता है और थैंक यू भी बोलता है, और तेरे लिए कुछ भी नहीं किया मैंने तो अपनी प्यारी सी भाभी के लिए किया, ताकि तेरे पर जो लड़कियों की नज़र रहती है ना वो कम हो जाए। उसकी बात सुन विवान हल्का सा मुस्कुरा दिया। टीना ने कहा, सर आपने मुझे हमेशा से अपनी बहन की तरह माना और नव्या ने भी मुझे हमेशा दोस्त की तरह ही प्यार दिया, तो आपने भाई और दोस्त के लिए कुछ करना तो बनता है ना। विवान मुस्कुरा दिया और कहा, जब बहन हो तो अब भाई कहना सर नहीं, और जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो, कुणाल अच्छा लड़का है। टीना मुस्कुरा दी। विवान ने नव्या से कहा, नव्या आप घर जाइए, मैं आपको शाम को मिलता हूँ। नव्या ने कहा, विवान हम आपके संग जाएंगे। विवान गंभीर हो गया। उसने कहा, नव्या आप घर जाओ, मेरी बात मान जाइए, मैं शाम को आपसे मिलता हूँ घर पर, और आपको मेरी बात मान लो। आप जो मेरे से छुपा रही हैं वो मैं जानता हूँ।
नव्या चुप हो गई। उसने कहा, आप वादा करो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको चोट आई, ना आप आपा खोएंगे। आपको मेरी कसम। विवान ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, आपसे वादा करता हूँ ऐसा कुछ नहीं करूंगा भाई, और मेरे साथ राहुल, विशाल और अंकुश भी होंगे, तो आप मेरी फिक्र मत करना, मैं जल्दी आऊंगा। नव्या के गाल को छुआ और निकल गया। नव्या देखती रही। उसने मनी मन प्रार्थना करते हुए कहा, कान्हा जी मेरे विवान को हिम्मत देना, जानती हूँ उनको बहुत तकलीफ हुई है, पर बस वो इस सब से निकल पाए और वो नम हो चली। इधर अंकुश, विशाल और राहुल कुछ ही देर में विवान की बताई जगह पर आ गए। विवान भी वहां आ गया। अंकुश ने विवान से कहा, विवान, मुझे बीच में ही बात काटते हुए कहा अंकुश की। विवान ने, इस वक्त मैं डीएसपी अंकुश राय के साथ हूँ, न कि मेरे भाई के साथ। तुझे जो कह कहना है, तुझे जो कहा है वो कर। अंकुश समझ चुका था कि विवान नहीं सुनेगा। उसने हाँ में सिर हिलाया तो विवान अंदर की ओर बढ़ गया। उसके पीछे वो लोग भी बढ़ गए। अंकुश ने कुछ बातें की और कुछ पेपर्स दिखा दिए। उन लोगों ने दो लोगों को जाने को कहा तो विवान और अंकुश अंदर चले गए। राहुल और विशाल बाहर ही रुक गए। अंकुश ने विवान को देखा जो बिल्कुल शांत था, और ये बात वो जानता था कि इस तूफान के पीछे कितना कुछ है। उसने मन ही मन कहा, पता नहीं आज क्या होगा, बस विवान खुद को संभाल पाए। वो दोनों एक जगह पर आए तो विवान ने सामने देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उतर गया। उसने बिना कुछ बोले उसके अंदर कदम रखा तो कदमों की आवाज़ सुन वो सामने वाला इंसान पलटा। उसने विवान को देखा। उसने कहा, विवान तुम आ गए, मुझसे मिलने आए हो ना? तुम मुझे भूल नहीं सकते। मैं जानता था आखिर मेरा बेटा है तू, कैसे मुझे भूल जाता। हो जाती है गलती बच्चों से, तेरे से भी हो गई, पर अब तो तू सब जान गया ना, और तुझे सच भी पता चल गया। वो लड़की ने तुझे बर्बाद कर दिया था, अब तो उसे दूर। विवान ने कहा, क्यों? वो आगे बोलता कि वो इंसान उसे देखते हुए बोला, क्या विवान, क्यों किया ऐसा? विवान ने कहा, क्यों किया ऐसा? आपको शर्म भी नहीं आई इतना गंदा करते हुए? इतना गिर गए आप, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इंसान हैरानी से वो इंसान हैरानी से, ये क्या बोल रहा है तू? वो बोलते वो और कुछ बोलता कि विवान गुस्से में चीख कर बोला, वो आगे मुझे बेटा कहने की या मेरे से किसी भी तरह का रिश्ता जोड़ने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना दीनानाथ। दीनानाथ हैरानी से देखने लगे तो विवान ने आगे कहा, आपसे कहा था ना, कहा था मैंने कि मेरे परिवार से, नव्या से दूर रहना। आपका किसी तरह रिश्ता नहीं है मेरे साथ, लेकिन नहीं, आप नहीं सुधरे। इतना सब हो जाने के बाद भी आपने उसे मारने की कोशिश की। आपको क्या लगा कि इस बार भी मेरी नव्या से अलग कर देंगे और मैं ऐसा होने दूंगा? हाँ, हरगिज नहीं। आपकी वजह से नव्या को मैंने खुद से दूर किया, अंकुश को उसकी बहन से दूर किया था। उसने आपकी वजह से ना जाने कितना सहा। नेहा और उस मासूम जो ये जानती तक नहीं थी कि उसकी गलती क्या है, उसे आपने मौत के मुंह में धकेल दिया, और इस बार दूर नहीं कर पाए तो उसे मारने तक का सोच लिया। अरे कितना गिरेंगे आप, कितना कुछ तो शर्म कीजिए। पर आपसे तो ये उम्मीद करना ही बेकार है। आप रागनी तक से मिल गए सिर्फ उस लड़की को मारने के लिए, और एक वो लड़की है जो सच जानने के बाद भी मुझे पता नहीं रही है क्यों। क्योंकि वो मुझे और तकलीफ नहीं देना चाहती, नहीं चाहती कि आपसे मुझे नफरत हो कि मैं आपको अपना मानता था, आपसे ज़्यादा अच्छा तो वो रमेश था। कम से कम उसकी नफरत तो सामने थी, आपकी तरह दोगला नहीं था वो। दीनानाथ गुस्से में, आज मैं तेरे लिए दोगला हो गया, नफरत हो गई तुझे मेरे से। किस वजह से? उस नव्या की वजह से ना। नव्या को तेरे से दूर करना चाह तो क्या गलत किया? बोल, क्या गलत किया? वो तेरी नहीं है, वो बस अपनी माँ का बदला लेने आई है मेरे, और उसने अपना बदला तुझे मेरे से दूर करके लिया। लेकिन तुझे मैं गलत दिख रहा हूँ? हाँ, मारना चाहा मैंने उसे क्योंकि उसने तुझे मेरे से दूर किया। जिस विवान को मैं इतना प्यार दिया, सब दिया, उसने मुझे उससे दूर कर दिया। दीनानाथ जिसे लोग पूछते थे उसे ही उन्होंने उन्होंने आज एक कोड़ी तक ना समझा, और इसलिए मैंने उसे मारना चाहा। पर एक बार फिर तूने उसे बचा लिया। फिर तुझे चोट आई है उसकी वजह से, और इसकी सजा उसे मिलेगी। उन्होंने घृणा से कहा तो विवान ने गुस्से में कहा, क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे? फिर कुछ नया करेंगे, पर एक बात याद रखना, गोली से उसे मार देंगे, या रखना जैसे एक बार ये विवान उसकी ढाल बना है वैसे ही हर बार होगा। आपका हर बार होगा नव्या के लिए, पर उसका जवाब आपको मेरे को देना होगा। दीनानाथ उसके पास आते हुए बोले, बेटा, बेटा है तू मेरा,
मुझे माफ़ कर दे, भूल जा उसे, मैं तेरे लिए। वो आगे बोलते कि विवान चीखा, मैं आपका कुछ नहीं हूँ। और क्या कहा आपने, भूल जाऊँ उसे? हाँ, और क्या लाना है आपको? हाँ, किसी और लड़की को डरा कर, उसका रेप करके, उसे बाजार में बेच कर उसे मेरे सामने लाना है, या उन्हें भी चुप करवा देंगे आप, जैसे नव्या की माँ आरती को करवाया? आपके गुनाह इतने हैं ना कि उसकी सीमा कोई नहीं है। मुझे शर्म आती है कि कभी मैंने आपको अपना सब माना था। शर्म आती है मुझे कि मेरा आपसे खून का ना सही पर रिश्ता था आपके लिए। हर दिन रात उस भगवान से दुआ की जिसके काबिल आप है ही नहीं। लेकिन कितना भी आप कोशिश कर लो, आप नव्या को छू भी नहीं सकते। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर नव्या को एक खरोच भी आती है ना, तो आप विवान से नहीं बल्कि आग से मिलते। और वहां से गुस्से से निकल गया। अंकुश ने दीनानाथ को देखा और कहा, आप मेरी नेहा, शीतल, नव्या, विवान को अब हाथ भी लगाया ना तो डीएसपी अंकुश आपकी वो हाल करेगा कि आपको अफसोस होगा। और वहां से चला गया। दीनानाथ की आंखों में नमी और गुस्सा आ गया। अंकुश और विवान बाहर आए तो राहुल और विशाल उन्हें देख उनके पास आए। वो कुछ बोलते कि विवान ने कहा, अंकुश तुम और बाकी सब जाइए, मैं आ जाऊंगा। अंकुश बोला, पर विवान ने कहा, जाओ। विवान की बात सुन सब चुप हो गए और वहां से चले गए। विवान बाहर आया और गाड़ी में बैठकर निकल गया। उधर नव्या विवान को लेकर बहुत परेशान थी। वो बार बार बस नव्या के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी अंकुश आता दिखा। नव्या तुरंत उसके पास आई और इधर उधर देखने लगी। फिर उसने बेचैनी से अंकुश से पूछती है, भाई विवान कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आए? कहाँ है वो? अंकुश नव्या को देखता है। फिर नेहा भी उसकी बातों से वहां आ जाती है। नव्या ने कहा, कहाँ है भाई विवान, बताओ तो। अंकुश ने धीरे से कहा, नव्या वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहता था, मैंने कहा भी था, पर वो। नव्या जोर से बोली, आप उन्हें अकेले कैसे छोड़ आए भाई? आप जानते हो ना कि वो कितना परेशान होंगे, फिर भी आप उन्हें। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो उनसे मिले, इसलिए नहीं बताया था मैंने। वो परेशान हो उठी। नेहा बोली, नव्या भाई आ जाएंगे, तू फिक्र मत कर, वो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा है। और उन्हें पता है ना कि तू उनका इंतजार कर रही है। नव्या ने कहा, तो कहाँ है विवान, बोल ना कहाँ है वो? नेहा चुप हो जाती है तो नव्या अपने कमरे में भाग जाती है। नेहा और अंकुश देखते रह जाते हैं। विवान सुनसान जगह बैठा, उसने आसमान में देखा और कहा, वो ऐसा कर सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। जब पहली बार उनकी सच्चाई पता चली तो टूट गया था। एक वो ही तो थे जिन्हें आपके बाद अपना माना, और वो ही मुझे दूर कर दिया था। लेकिन वो उन्होंने इस बार करता हूँ बहुत, मैंने सबको दूर किया था। उन्हें मैं नफरत करता हूँ उनसे, बहुत नफरत। कि तभी उसे समय याद आता है। वो एकदम से खड़ा हो जाता है और उसे नव्या याद आ गई। जल्दी आना। उसने तुरंत गाड़ी ली और घर के लिए निकल गया। वो घर आया तो अंकुश और नेहा अभी भी जाग रहे थे। अंकुश ने विवान को देखा तो विवान समझ गया। वो तुरंत कमरे की तरफ चल पड़ा। नेहा बोली, अब भाई आ गए हैं, सब सही होगा। अंकुश मुस्कुरा दिया और दोनों कमरे में चले गए। विवान कमरे में आया तो नव्या वहां नहीं थी। विवान ने बालकनी में देखा तो नव्या वहां भी नहीं थे। विवान अब सीधे अपने कमरे में बने ऑफिस में गया। उसने देखा तो नव्या चेयर पर बैठी बैठी ही सो चुकी थी। उसने नव्या की तस्वीर अपने हाथ में ले रखी थी। उसने विवान की तस्वीर अपने हाथ में ले रखी थी। विवान अपने उसके पास आया और देखा कि नव्या का चेहरे पे आंसू के निशान थे। विवान को बहुत बुरा लगा। वो नव्या को कैसे भूल सकता था? वो कितना परेशान हो गई होगी उसके लिए। उसने नव्या के सिर पर हाथ फेरा तो नव्या ने आंखें खोली और विवान को देखते ही वो तुरंत खड़ी हुई और विवान से कहा, आप आ गए विवान, आप आ गए। मैं कितना डर गई थी। आपने कहा था आप फ़ोन करेंगे, आपको फ़ोन भी किए कितने बार, आपने एक भी नहीं उठाया। आपने कहा था कि आप जल्दी आओगे, पर आप। नव्या बोले जा रही थी। वो परेशान थी विवान के लिए। विवान ने नव्या को कस के गले लगा लिया। नव्या शायद समझ रही थी। उसने विवान का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आई। विवान देख रहा था। नव्या बेड पर बैठी और विवान का सिर अपनी गोदी में रख लिया। शायद इसने वो इनसे वो कुछ पूछना चाहती थी या ना कहना चाहती थी। विवान ने अभी अपनी आंखें बंद कर ली। आज इस खामोशी में एक दर्द था, एक तकलीफ थी जो नव्या विवान की समझ गई थी। दोनों ऐसे ही रहे कि विवान का फ़ोन बज गया। वो उठा और उसने फ़ोन लिया और कहा, ठीक है, कल उन्हें भेज देना। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। नव्या चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। तो विवान उठा और सामने रखी प्लेट को लेकर नव्या के पास आया और इशारे से खाने को कहा। तो नव्या ने उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, आपसे मुझे कोई सवाल जवाब नहीं करना। अगर आप सोच रहे हो कि जो उन्होंने किया है तो आप मेरे से नज़र कैसे मिलाएंगे, तो आप गलत हो। और उनका किया गुनाह मैं मानती हूँ कि माफ़ी के काबिल नहीं है, पर वो आपके दादाजी हैं विवान, और हर बार सज़ा नहीं। कभी कभी माँ। वो आगे बोलती
कि विवान गुस्से में उसे देखते हुए, दादाजी, नव्या, मेरा उनसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरे रिश्ते उनसे उस दिन टूट गए थे जिस दिन उन्होंने तुम्हें दूर किया था, और इस बात के लिए मैं उन्हें माफ़ भी कर दूं, पर जो इस बार उन्होंने किया वो भूल जाओ। वो कैसे भूल जाऊं मैं? हाँ, कैसे भूल जाऊं कि तुम्हें जान से मारना चाहा उन्होंने? कैसे भूल जाऊं? और अगर ऐसा है तो तुम भूल जाओ कि रागिनी ने मुझे गोली चलाई थी। बोलो, कर सकती हो माफ़? बोलो। विवान की बात सुन नव्या खामोश हो गई, क्योंकि वो माफ़ नहीं कर सकती थी रागिनी की। ये एक सच बात है। नव्या ने विवान का हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है, मैं आपको ऐसा करने को नहीं कहूँगी, पर आप जो मन है वो मेरे संग बांट तो सकते हैं ना, जो आपके मन में है, क्योंकि आपकी शांति में बहुत दर्द है। कह दीजिए विवान। नव्या आस से उनको देख रही थी। विवान वहीं नम आंखों से बैठ गया। उसने कहना शुरू किया, आप पर जब इल्ज़ाम लगाया था तब मैंने राघव से इस बारे में पता करने को कहा कि कौन है जो मेरी ही ऑफिस में आकर ऐसा कर सकता है, और सिर्फ आपका नाम ही क्यों आया बल्कि मेरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स या तो मेरे पास या फिर विशाल और बाद में आप थी। और जब आपने इन्वेंट्री में जो बातें सुनी थी और मुझे बताया था तो उससे मुझे पूरा शक यकीन में बदल गया कि ये सब आपको ही फंसाने के लिए किया जा रहा है, और सब मैंने खेल खेलना शुरू किया। तब फ्लैशबैक, विवान गाड़ी लेकर सीधे राघव के घर आ जाता है। विशाल पहले ही वहां था। विवान को देखकर राघव उसके आगे लैपटॉप कर देता है। विवान देखता तो वो उसके ऑफिस की फुटेज थी जिसमें वो दो लोग इन्वेंट्री के पास खड़े आपस में बात कर रहे थे, और कुछ देर बाद वो वहां से चले जाते हैं। विवान बोला, विशाल, ये दोनों मेरे ऑफिस के नहीं है, तो ये यहाँ कैसे आए, और वो भी इतने अंदर तक? किसी ने इन्हें रोका क्यों नहीं? बिना परमिशन और आईडी प्रूफ के ये आगे आए कैसे? विशाल, मैंने पता किया है विवान, एक का नाम भूषण है जो एक मामूली सी वर्कशॉप में काम करता है, और जो दूसरा वो सलीम एक होटल में। पर अजीब बात यह है कि विवान कि ये दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। जब इनके कॉल डिटेल्स निकलवाए तो इनकी कभी भी एक दूसरे से बात नहीं हुई, लेकिन इस हफ्ते में इन दोनों की आपस में बातें हुई हैं। राघव ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है ये भूषण वहाँ खाना खाने जाता हो और वहाँ उनकी दोस्ती हो गई हो। विवान बोला, विशाल, जरा सलीम और भूषण के होटल और वर्कशॉप के बीच कितना फासला होगा, और क्या वर्कशॉप के आसपास कोई और होटल है? विशाल ने बोला, विवान, दोनों जगह तय करने तक में कम से कम 5 किलोमीटर का अंतर है, और दूसरी बात, भूषण को दोपहर का खाना खाने के लिए आधे घंटे से भी कम मिलता है। कभी कभी ग्राहक बीच में आ जाते हैं तो उसे उठना भी पड़ जाता है। उनका मालिक सोहन सिंह बहुत सख्त है, वो इतनी देर का ब्रेक किसी को नहीं देता। विवान बोला, तो साफ है कि भूषण ऐसे में 5 किलोमीटर नहीं जाएगा, और अगर साइकिल से जाता भी है तो उसे वहां पहुंचने में और फिर खाना खाने में भी वक्त चाहिए होगा। और अगर मैं मान भी लूं कि ये दोनों दोस्त बन गए, तो एक हफ्ते बाद इन दोनों ने बात क्यों बंद कर दी? क्योंकि इस कॉल डिटेल्स के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते तक ही बात हुई और फिर बंद। बहुत अजीब है ना? राघव बोला, तो अब विवान ने कहा, इस कॉल डिटेल के हर एक नंबर को देखो और पता करो कि एक हफ्ते में इन दोनों की खुद के अलावा किसी से बात हुई, और कब और कितनी। एक दिन बाद राघव और विवान दोनों ही उस वर्कशॉप पर गए। उन दोनों को देखकर वहां का मालिक सोहन सिंह आया और कहा, आइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राघव, पाजी, मेरी गाड़ी अचानक से रुक गई और हमें अर्जेंटली काम के सिलसिले में बाहर जाना है। आसपास के लोगों से पता किया तो उन्होंने कहा कि आगे वर्कशॉप है, तो जैसे तैसे आए हैं। अब आप देख लीजिए और फिर ठीक कर दीजिए। सोहन सिंह, हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, आप लोग सही जगह आए हैं। हाँ, बैठो, मैं दिखवाता हूँ। उसने भूषण को आवाज़ दी। ये नाम सुनते ही राघव और विवानों से देखने लगे। वो आया और कहा, जी सोहन सिंह, जरा देख इनकी गाड़ी में क्या हुआ है और सही कर दी। भूषण बोला, जी। सोहन सिंह चला गया। भूषण विवान की गाड़ी देखने लगा। राघव की नज़र उस पर ही थी कि तभी विवान ने उसे कुछ इशारा किया तो राघव ने कहा, हाँ किया, और वो उठकर थोड़ा दूर गया और फोन पर कुछ कहने लगा। व्हाट? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? नो, मुझे वही चाहिए। आपको पता है ना कि आज के दिन यही चाहिए था। नहीं, मतलब आप लोगों से एक काम भी नहीं हुआ। ओके, आप खिलाफ कंप्लेंट होगी, आपके खिलाफ कंप्लेंट होगी, तब समझेगी आप। और फ़ोन कट जाता है। सब वर्कशॉप उसकी बात सुनने लगते हैं तो विवान के पास आता है। तो विवान कहता है, क्या हुआ राघव? राघव बोला, सर, राघव ने नाम इसलिए नहीं लिया ताकि वो पहचान ना ले। आपका जो
आपका जो आज का लंच था वो नहीं आ पाएगा, किसी वजह से उनके यहाँ नॉनवेज नहीं आ पाया, तो वो मना कर रहे हैं। विवान ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ आसपास तो कोई रेस्टोरेंट या ढाबा होगा ही, अब सफ़र है तो देखना ही होगा ही। एक काम करो, इससे पूछो, ये जानता हो शायद। राघव भूषण के पास गया और कहा सुनो। भूषण ने बोला जी। राघव बोला यहाँ आसपास कोई ढाबा या रेस्टोरेंट है जहाँ नॉन वेज मिल जाए। भूषण कुछ बोलता कि तभी एक लड़का आया और कहा सर इसे क्या पूछ रहे हो, ये तो इस नाम से बहुत दूर रहता है, तो इसे नहीं पता होगा। आपको अगर जाना है तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूर है एक होटल, वहाँ नॉन वेज मिल जाएगा आपको। राघव ने उसे शुक्रिया कहा और वापस विवान के पास आकर बैठ गया। विवान ने कहा उठाओ दोनों को। राघव बोला बिल्कुल, और एक नज़र देकर वो दोनों गाड़ी से निकल गए। इधर विशाल ने कॉल डिटेल्स का हर एक नंबर चेक कर लिया और बहुत मुश्किल के बाद उसे आखिरकार वो नंबर भी मिल गया जिससे ज़्यादातर बात उन दोनों की हुई। विशाल ने जब उस नंबर की डिटेल्स पता की तो चौंक गया, क्योंकि वो नंबर खुद शिवम का था। तभी निशा वहीं आ गई और कहा विशाल क्या हुआ, मिला वो रेगुलर नंबर? विशाल बोला निशु ये नंबर जिसने उनकी अक्सर बात हुई है वो कोई और नहीं, शिवम है। निशा ने कहा शिवम? पर शिवम ऐसा क्यों करेगा, वो क्यों विशाल के संग चीट करेगा? विशाल बोला ये तो शिवम ही बता सकता है। विशाल घर से निकलकर विवान और राघव के बताई जगह पर आया और उसे सब बताया। विवान को सोचने लगा, वहीं राघव गुस्से में शिवम ऐसी हरकत करेगा मैं सोचा नहीं था, अभी उसका दिमाग ठिकाने पे लगाता हूँ। विवान बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। शिवम की बात भूषण और सलीम से होती थी, लेकिन इसे शिवम गिल्टी नहीं हो जाता, और अगर हम जानने की कोशिश भी करें तो वो कोई ना कोई कहानी बना देगा, और फिर सिर्फ हमें नहीं, शिवम का सच तो हम सबके सामने लाना है। विशाल तो क्या करना है अब? विशाल ने कहा शिवम अगर मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट चुराता है तो वो कंपनी में तब तो रहेगा ही जब तक नव्या पर लगा इल्ज़ाम सही साबित ना हो, क्योंकि वो भागा तो शक उस पर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो या तो शिवम जाने की तैयारी कर रहा है या उसके पीछे भी कोई बड़ा है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमें पता चलेगा भूषण और सलीम से। भूषण और सलीम को उठा लिया गया, दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया ताकि दोनों ही झूठ ना कह सके। भूषण साहब हमें यहाँ क्यों लाया गया है, क्या किया है मैंने? मैं तो बहुत गरीब हूँ। विशाल बोला हाँ गरीब तू इतना है कि एक हफ्ते में ही तेरे अकाउंट में 50,000 आ जाते हैं। तू एक मोटर बाइक खरीद लेता है, और इतना गरीब कि जो कर्जा 13 सालों से नहीं चुका था उसे एक हफ्ते में आधा चुका। क्यों बे, कोई लॉटरी लग गई जो इतना गरीब बन गया तू? और एक बात, एक वर्ड भी तूने झूठ निकाली तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। उधर राहुल ने सलीम को पकड़ा तो सलीम ने कहा क्या साहब, मेरा काम करने के समय आप लोग मुझे यहाँ उठा ले आए, वहाँ होटल में मेरा मालिक मेरी जान खा जाएगा। राघव बोला तेरा मालिक तेरी जान खाए ना खाए, लेकिन मेरा दिमाग गर्म हुआ तो तेरा अंडा भाजी सब बना दूंगा, तो जो पूछूं साफ साफ बक। सलीम ने कहा जी जी। राघव बोला कैसे जानता है तू ये भूसड़ को? सलीम बोला कौन भूसड़? राघव बुरा लगता है तू ना ऐसे नहीं बोलेगा। उसने बंदूक सामने रख दी, जिसे देख सलीम डर गया। उसने कहा मुझे एक हफ्ते पहले एक फ़ोन आया था, उसने कहा कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो आज होटल पर एक आदमी आएगा, उससे मिलना, बाकी बाद में बता दिया जाएगा। भूसड़ का कमरा। भूसड़ बोला मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, पर मेरे दिमाग में बार बार उसकी बातें घूम रही थी। सब जानते हैं कि मैं नॉनवेज नहीं पसंद करता, तो मैं सबको ये बोल के गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वर्कशॉप पर से निकल कर उस होटल पर आया। यहाँ बहुत लोग थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किससे मिलना है। तभी सलीम ने मुझे इधर उधर देखते हुए देखा तो वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कॉल के बारे में पूछा तो मैंने हाँ किया। हम दोनों ही समझ नहीं पाए कि हमें ऐसी फ़ोन कॉल हम दोनों को क्यों आया। ना मैं सलीम को जानता था ना वो मुझे। सलीम और फिर हमें थोड़ी देर में एक दोबारा फ़ोन आता है, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर फ़ोन ले लेते हैं, लेकिन इस बार आवाज़ अलग थी। राघव ने और विशाल बोले किसकी? सलीम और भूषण जैसे ही बोलते वो चौंक जाते हैं। दोनों भूषण और सलीम को से बात करके आते हैं और विवान के पास आ जाते हैं। विवान उन दोनों को देखता है और कहता है किसकी आवाज़ थी? विशाल और राघव हैरानी से उसे देखने लगे तो विवान ने कहा इतना मत सोचो,
और कान हमेशा खुला रखना पड़ता है। विशाल दोनों का कहना है कि एक औरत की आवाज़ थी और उसने उन्हें कहा कि उन्हें तेरे ऑफिस का एड्रेस दिया जाएगा और बाकी का सारा काम तुम्हें वहीं पता चलेगा। विवान बोला, और ये काम किया शिवम, उसने ही इन दोनों को आने का रास्ता दिया, इसलिए किसी ने भी उसे रोका नहीं, क्योंकि शिवम तो मेरे ऑफिस का भरोसे का है। और इन दोनों ने नव्या के सामने बात की तो किसी एसएस कंपनी का नाम लिया था। राघव, एसएस कंपनी के बारे में सारी जानकारी चाहिए इन 1 आवर्स। राघव बोला, हो जाएगा, और वहां से निकल गया। विवान ने विशाल से कहकर दोनों छोड़ने को कहा और साथ ही ये दोनों किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए इन दोनों को शहर से बाहर जॉब दिलवा दी। विवान के दिमाग में एसएस कंपनी का ही नाम आ रहा था कि राघव ने उसे बताया। राघव, विवान, एसएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री किसी और की नहीं बल्कि शशि माथुर की कंपनी है। ये वो ही शशि माथुर है जिसके कई प्रोजेक्ट और डील तुझे मिले हैं, और इसी वजह से ये हमेशा ऐसा कुछ करता रहता है जिससे तेरे से आगे हो। विवान बोला, लेकिन शशि माथुर को मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट से क्या मतलब हो सकता है? वो मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, तो वो इसमें इतना क्यों इन्वॉल्व होगा? और सबसे बड़ी बात, उसे मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट की खबर लगी कैसे? शिवम बोला, पर शशि माथुर इतनी आसानी से शिवम की बात मान ले हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिवम एक एम्प्लॉय है बस। तो इतनी सारी प्लानिंग के पीछे है वो औरत जिस पर शशि को यकीन है, और यकीन उस पर ही होगा जो मेरा करीबी रहा है। राघव, तुमने इस बीच कौन सी डील हुई है? किसके साथ हुई? शशि की कोई न्यू डील जो आज से पहले नहीं हुई हो, ऐसा कोई हुई है? राघव बोला, हाँ हुई है, लेकिन उस डील को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, उसके बारे में किसी को कोई न्यूज़ नहीं है। विवान बोला, टीना को मेरे कैबिन में बुला। टीना कुछ देर में विवान के कैबिन में थी। टीना बोली, सर आपने बुलाया? विवान ने बोला, बैठो टीना, मुझे आज तुम्हारी हेल्प चाहिए। टीना बोली, सर आप बस कह दीजिए, मैं तैयार हूँ। विवान ने बोला, टीना ये काम रिस्की हो सकता है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये वादा है। टीना बोली, सर मैं जानती हूँ, आप बोलो तो। विवान ने कहा, टीना तुम्हें एसएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जाना होगा, वहाँ तुम्हें। टीना हैरानी से विवान को देखने लगी। टीना हैरानी से विवान को देख रही थी। उसने कहा, सर एसएस कंपनी पर? क्यों सर? विवान ने कहा, टीना जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। विवान ने टीना को सब बताया तो हैरान रह गई। उसने कहा, सर शिवम ने ऐसा किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। विवान ने कहा, टीना शिवम ने जैसे हमारे साथ रहकर हमें धोखा दिया है, हमें भी वही खेल खेलना है, क्योंकि इतना सब शिवम अकेले नहीं कर सकता, इसमें ज़रूर किसी और का ही हाथ होगा। तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? टीना ने बोला, सर नव्या और आपके लिए मैं ज़रूर करूँगी। आपने जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी आप मेरे साथ एक बड़े भाई बनकर खड़े रहे, तो आज आपको आपकी बहन की ज़रूरत हो तो मैं कैसे ना आपकी मदद करूं। और नव्या सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, उस रिश्ते से मेरी भाभी भी है, और ये मेरा फ़र्ज़ नहीं, मेरे परिवार के मेरा काम है। आप बस बताइए करना क्या है। उसकी बात सुन विवान और विशाल, राघव सब मुस्कुरा दिए। विवान ने कहा, टीना किसी भी तरह तुम्हें शशि की कंपनी में रहकर पता करना है कि कौन है जो उसके संग जुड़ा है। वो डील बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी गई है, तुम्हें पता करना है। शशि के ऑफिस जाने में तुम्हें मदद राघव कर देगा। वहाँ तुम टीना बन के नहीं जाओगी, वहाँ तुम मोना बन के जाना, और शिवम पर नज़र रखना, वो उस औरत या शशि से ज़रूर मिलेगा। उसने ड्रॉवर से कुछ पेपर्स निकाले और कहा, ये पेपर्स है, तुम्हें किसी भी तरह इन्हें असली वालों से एक्सचेंज करना है, बाकी हम देख लेंगे। और फिक्र मत करना, 24 घंटे मेरे लोगों की तुम पर नज़र होगी, अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो तुम्हें सेव कर देंगे। टीना ने कहा, ओके सर, तो अब मैं ज़रा उन सब के बारे में पता करती हूँ, और ये तो पता होगा ही, उसने कहा, और वो काम में लग गई। राघव ने टीना को एसएस कंपनी में एंटर करवा दिया, वो भी उस औरत की पीए बनकर जिसके साथ डील थी, और जो असल में उसकी पीए थी, उससे अपने ऑफिस में काम करने को कहा। टीना या कोई भी अब तक औरत से नहीं मिले थे, वो अपना काम ऑनलाइन ही करवाती, और बाकी मेहनत के बाद आज वो वक्त आया जब टीना ने विवान को अपडेट किया। टीना बोली, सर अभी अभी पता चला कि शिवम आज उस औरत से मिलने वाला है, साथ ही शशि भी वहाँ होगा एक कैफ़े में। विवान ने कहा, ग्रेट, देन तुम मोना बनकर आज उसकी सेक्रेटरी बनकर जाओ, और आज का ही वक्त है। शिवम के बैग से वो पेपर्स निकाल कर, जो पेपर्स तुम्हारे पास है उस पर शशि की साइन लो, और ध्यान रहे वो पेपर्स खुद वो औरत ही दे शशि को, और उसके बाद तुम किसी भी तरह से वहाँ से निकल जाना, बाकी राघव देख लेगा। विवान ने कहा, ओके सर। विवान ने विशाल राघव दोनों को उस कैफ़े पर जाने को कहा और खुद काम कर रहा था। दोनों वहाँ के लिए निकल गए। शाम के वक्त शशि आ चुका था। टीना को फ़ोन करके आने को कहा गया था, तो वो भी निकल चुकी थी। आज वो पहली बार उस औरत से मिल रही थी। वो कैफ़े आई ही थी कि शिवम भी आ चुका था। उसे कैसे भी करके पेपर बदलने थे। उसने कुछ सोचा और फिर फ़ोन लेकर वो
थोड़ा दूर आ गई। उसने शिवम को एक अलग नंबर से मैसेज किया और वापस आ गई। शिवम ने जब मैसेज देखा तो तुरंत उसने शशि से कहा, सर मुझे जाना होगा, विवान सर की मीटिंग यहाँ होने वाली है। घंटे में अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसकी बात सुन शशि ने कहा, 1 घंटे में अभी वक्त है ना, 1 घंटे में वक्त है ना, वो आ जाए फिर तुम अपना पैसे लो और जाओ, मुझे भी तो देखना ही है ना कि कोई खेल तो नहीं है। शिवम डर के वहां बैठ गया, लेकिन उसकी हालत सही नहीं थी जो टीना चाहती थी। ऐसे में ही वो अपना शिवम ने टीना को देखा और ले लिया। काम कर सकती थी वो। शिवम के पास आई और पानी देते हुए बोली, पी लीजिए, आपको सही लगेगा। टीना उसे ही देख रही थी। उसने कहा, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं, डील ही तो है। एक तो आप ऐसे डर रहे हैं जैसे चोरी हो। उसकी बात सुनते ही शिवम के मुंह से पानी बाहर आ गया। उसे ऐसे कर देख टीना ने कहा, आप ठीक तो हैं? शिवम ने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वो उठा और फ्रेश होने जाने लगा तो बैग भी साथ था। तो टीना ने कहा, आप इसे नहीं ले जा सकते, वहाँ मना है, आप यहाँ रख दीजिए, मैं हूँ सर। शिवम जानता था कि अगर टीना है तो भरोसा करके ही होगा। उसने रखा और वहाँ से निकल गया। टीना ने अब बस वो पेपर्स बदलने थे, लेकिन अभी भी दिक्कत थी। दिक्कत तो वो थी कि शशि उसकी नज़र, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने जल्दी से शशि के पास रखे हुए गाड़ी की चाबी को चुपके से लिया और उसकी गाड़ी की तरफ दबा दी, जिससे उसका सायरन बजने लगा। सब उस ओर देखने लगे। शशि ने देखा उसकी गाड़ी से है तो वो बाहर निकल गया। राघव और विशाल की नज़र उसी पर थी। राघव बोला, मानना पड़ेगा टीना सच में बहुत समझदार है। विशाल ने कहा, हाँ, और साथ ही होशियार भी, पर वो औरत ना आए बस। टीना ने जल्दी से वो पेपर्स जैसे तैसे बदले और फिर वो वापस बैठ गई। वहीं शिवम और शशि भी आ गए। टीना फोन में थी। शिवम ने वो पेपर्स देखे और राहत की सांस ली। थोड़ी देर में एक औरत आई। शिवम ने देखा तो बोला, आप आ गई। वो औरत आकर बैठ गई। जैसे ही टीना ने उसे देखा उसके होश उड़ गए। वो औरत बिल्कुल नव्या की तरह ही तैयार हुई थी। सामने वाले को ये ही लगता अगर दूर से देखे तो वो नव्या ही है। टीना को गुस्सा आ रहा था पर उसे शांत रहना ही था कि शशि ने कहा, इतना वक्त तुम्हें पता है ये डील कितनी ज़रूरी है? रागनी अगर हो गई हो तो आफत नहीं आ जाएगी और तुम्हारे ही काम से आई हूँ। उसने शिवम को इशारा किया तो शिवम ने उसे वो पेपर निकाल कर दिए और रागनी उसे हाथों में लेते हुए शशि को दिए। शशि जो पेपर अपनी किस्मत समझ रहा था, असल में उसकी बर्बादी के थे। और इसी तरह वो डील वापस खुद शशि ने विवान के नाम कर दी। और जब ये बात विवान को पता चली कि वो औरत रागनी है तो उसका माथा गर्म हो गया और इसलिए उन दोनों को सामने लाने के लिए उसने ये मीडिया बुलवाई। वर्तमान फ्लैशबैक बंद। नव्या विवान की बातों से हैरान थी। इतना सब हुआ था उसे फंसाने के लिए, उसने सोचा तक नहीं था। विवान ने उसे देखा तो वो बस चुपचाप थी। विवान ने कहा, आप जब जानती थी कि वो आपको मारना चाहते हैं तो आप क्यों आई थी वहाँ? अगर मैं ऊपर नहीं देखता तो आपको। वो चुप हो गया। नव्या ने विवान के हाथ पर हाथ रखा और कहा, जब आपको पता चल चुका था तब भी आप हमें बचाने आए। वो गोली रागनी चलाती उससे पहले वो चला चुके थे और वो मेरे लिए थी, लेकिन आपने उसे हुआ नहीं देख सकते थे तो हम कैसे देख लेते? हमारी जान से ज़्यादा अगर हमें परवाह है तो आपको जब गोली लगी ना तो ऐसे लगा आपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्यों? क्योंकि आप हमें कुछ होता जैसे हम रुक गए, ऐसा लगा हमने फिर अपना कोई खो दिया। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो हम खुद को ख़त्म कर देते। उसने नम होकर कहा। विवा ने नव्या के आंसू पोंछे और प्यार से कहा, मैं आपके पास हूँ और हमेशा रहूँगा। तो नव्या मुस्कुरा दी। उसने घड़ी देखी तो कहा, देखो 1 बज गया, अब मेरे आइस के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, आप भी ना। उसने नौटंकी से कहा तो विवान हंस पड़ा। उसकी हंसी देख नव्या मुस्कुरा दी और विवान के गाल पर किस करते हुए कहा, आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। विवान मुस्कुरा दिया और नव्या को गले लगाकर कहा, आई लव यू नव्या। नव्या ने बोला, विवान ने कहा, ये क्या होता है? आप भी बोलो। नव्या बोली, अब इतना जग गई हूँ तो सोने दो ना। विवान वो खड़े खड़े। नव्या बोली, तो उठा लो। विवान
मुस्कुरा उठा और फिर दोनों सो गए। दिन बीतने लगे। अंकुश और नेहा को शीतल के काम से जाना पड़ा था। घर में नव्या और विवान थे। विवान और नव्या ऑफिस में भी आ गए थे। आज नव्या अपना काम करके बंद कर रही थी क्योंकि आज विवान नव्या से बाहर जाने का सोचा था, नव्या के साथ बाहर जाने का सोचा था। दोनों ऑफिस से निकले तो विवान ने कहा, जाओ, कहाँ जाओगी बताओ? नव्या ने कहा, जहाँ चलो। विवान ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट पर रोकी। दोनों अंदर आए तो विवान ने नव्या को बैठने को कहा और खुद भी बैठ गया। विवान ने कहा, क्या ऑर्डर करूं? नव्या बोली, जो आज आपको पसंद हो वो हर बार मेरी इस बार आपकी पसंद का होगा। विवान ने ऑर्डर किया कि नव्या की नज़र एक कपल पर गई जिनके पास एक प्यारा सा बच्चा था। नव्या उसे देखने लगी। विवान ने कहा, कितना प्यारा है ना? विवान बोला, हाँ बहुत, मुझे ना बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, कितने मासूम होते हैं ना? नव्या ने कहा, हाँ वो तो है। विवान ने बोला, पता है मैंने ना सोच रखा है, जब मेरा कोई बेटी या बेटा होगा ना तो मैं ना पूरा का पूरा एक रूम ही सजा दूंगा। मुझे तो एक प्यारी सी बेटी चाहिए। वो अपनी ही धुन में बोल गया। उसे याद ही नहीं रहा कि वो क्या कह गया। नव्या उसे देखे जा रही थी कि विवान को होश आया तो उसने कहा, वो सॉरी सॉरी, मैं वो आप सच में। नव्या ने कहा, कोई बात नहीं। विवान ने आगे कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि नव्या को बुरा लग गया। दोनों ने डिनर किया और घर आ गए। इस बीच दोनों ने कुछ नहीं कहा। चेंज करके जब नव्या आई तो विवान लेट चुका था। नव्या उसे देखती रही, फिर वो भी आकर लेट गई। उसे नींद नहीं आई तो उसने विवान के कंधे पर सिर रख लिया। विवान उसका सिर सहलाता रह गया। नव्या सो गई पर उसके मन में विवान की बातें थी। विवान नव्या को देखता रहा, फिर वो भी नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह जब विवान ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था पर उसके दिमाग में भी नव्या का ही ख्याल था। उसने मन ही मन कहा, मेरी वजह से नव्या अपसेट है, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। वो ये सोच ही रही थी कि नव्या कमरे में आई। विवान ने उसे देखा तो नव्या बोली, विवान ऑफिस आज आप ऑफिस जाएं, मैं नहीं जा रही। विवान ने कहा, क्या हुआ नव्या, सब ठीक तो है ना? आप ठीक हैं? नव्या ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस आज मैं ज़रा एनजीओ जाना चाहती हूँ। विवान ने कहा, ठीक है। नव्या बोला, आप चली जाना। नव्या ने कहा, हाँ मैं हाँ में सिर हिलाया तो विवान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सॉरी मैं आपको हर्ट किए। नव्या ने बीच में ही बात करते हुए कहा, मैं बिल्कुल सही हूँ विवान, और एनजीओ इसलिए जाना है क्योंकि माई बुला रही थी और फिर मुझे काकी का भी थोड़ा काम है। आप मुझे कभी हर्ट कर ही नहीं सकते हो, जानती हूँ मैं। जाओ आप लेट हो रहा है। नव्या ने मुस्कुराकर कहा तो विवान ने उसके माथे पर किस किया और निकल गया। नव्या देखती रही। शाम का समय विवान लौट के आया तो नव्या उसे देख मुस्कुरा दी। विवान फ्रेश होने चला गया। नव्या कमरे में ही खाना ले आई। विवान आया तो नव्या प्लेट रख रही थी। विवान मुस्कुरा दिया और कहा, आज कैसा रहा एनजीओ में आपका दिन? नव्या ने कहा, सही था। माई आपको और नेहा को और भाई सबको पूछ रही थी, बच्चे भी सही हैं। विवान ने कहा, ये तो अच्छी बात है, मैं भी चलूंगा किसी दिन। नव्या ने कहा, विवान ने देखा कि नव्या कुछ खोई सी है तो उसने कहा, नव्या क्या हुआ? नव्या एक नज़र देखा और कहा, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। विवान ने नव्या के गाल छूकर कहा, तो कह दीजिए, आप क्या सोच रही हैं? नव्या उसे देखने लगी। विवान उसके बोलने का इंतजार करने लगा। विवान नव्या के बोलने का इंतजार करने लगा। नव्या को देख उसने प्यार से कहा, नव्या बोलिए ना, क्या बात है? नव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे तो विवान घबरा गया। उसने नव्या को कहा, आप रो रही हैं, पर क्यों? क्या हुआ? एनजीओ में कुछ हुआ? आप मुझे बताइए। तो कल की बात आपको बुरी लगी? नव्या ने कहा, नव्या मेरा मतलब वो नहीं था। नव्या रोते हुए विवान के गले लग गई और कहा, हम आपसे नहीं, खुद से नाराज है विवान, बहुत नाराज है हम खुद से। आपने हमें प्यार दिया, जिस प्यार को शायद ही मैं सोचती थी कि मुझे मिलेगा, वो प्यार दिया आपने, पर मैंने आपको बस दर्द दिया। नव्या अलग हुई। उसने कहा, हाँ सच है विवान, जो मैं नहीं झुटला सकती। आपने मेरी वजह से बस सहा है। आपसे प्यार तो किया पर आपको हक नहीं दे पाई, और आपने कहा तक नहीं। आपकी उम्मीद है शादी से, लेकिन आपने बस हमारा सोचा और हम तो आपको समझ तक नहीं पाए। विवान ने प्यार से उसका माथे को चूमा और कहा, आपने मुझे हक दिया है। किसने कहा नहीं दिया है? नव्या उसे देखने लगी तो विवान ने प्यार से कहा, आपने नव्या ने उसे देखने लगी तो विवान ने प्यार से कहा, आपने हक दिया मुझे गले लगाने का, आपने मुझे हक दिया आपसे रूठने का और आपको मनाने का। आपकी वो मासूमियत, वो बचपन देखने का, मुझे मेरे गलतियों पर जो डांट सकती हैं वो मुझे उतने ही हक से मुझे प्यार देने का। और जो सबसे खास वो मेरी ये है कि सिर्फ मेरी ये कहने का हक, जो
ये कहने का हक तो किसने कहा? आपने मुझे हक नहीं दिया है। नव्या को गले लगाकर उसने कहा, और सबसे ज़्यादा ये मैं आपको सिर्फ सिंचिन कहने का हक है मुझे, उसने हंसकर कहा। तो नव्या ने मुंह बना लिया। नव्या ने कहा, आप ना मुझे तंग करते हो। बस ये कहकर वो जाने लगी कि विवान ने उसकी कलाई पकड़ी और अपनी ओर किया तो नव्या विवान के सीने से लग गई। विवान ने धीरे से कहा, अभी मैंने तंग किया कहाँ है, आप बोलो तो, उसने कहा। तो नव्या शर्माकर उसके सीने से लग गई। विवान ने मुस्कुराकर उसे बाहों में भरा और कहा, बस आप यूं ही मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। नव्या विवान से अलग हुई और कहा, विवान जी, आप हमसे प्यार करते हैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आपके कुछ अरमान भी हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं दे पाई, और इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वो चुप हो गई। तो विवान ने उसके थोड़े पास आया और उसके ऊपर हाथ रखा और कहा कि नव्या ने आंखें नीचे करके कहा, हमें नव्या विवान कपूर के होने के सारे हक दे दीजिए, और शर्माकर पलट गई। विवान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से आगे बढ़कर नव्या को बाहों में भरा तो नव्या शर्मा गई। वहीं विवान ने उसके कंधे पर अपना सिर रखा और कहा, सिंचन शर्माता भी है। नव्या ने पलटकर घूरा और जाने लगी तो विवान ने उसकी साड़ी का पल्ला पकड़ लिया। नव्या की धड़कनें बढ़ गई। विवान धीरे से उसके पल्ले को पकड़े पकड़े पास आया और उसे उसके कंधे पर रखते हुए कहा, इश्क तो तुमसे बेहद करते हैं, अब यूं इकरार कर शर्माओ ना, दे दो इजाजत बाहों को, यूं ही सीने से लग जाओ ना। विवान की बातें सुन नव्या पलट गई और विवान के पास आई। उसने एक नज़र विवान को देखा और अगले ही पल विवान के होठों पर अपने होठ रख दिए। विवान की आंखें बंद हो गई। उसके हाथ नव्या की कमर पर थे। दोनों कुछ देर में अलग हुए तो नव्या शर्माकर विवान के सीने से लग गई। विवान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। नव्या ने अपना चेहरा विवान के सीने में छुपा लिया था। उसने धीरे से नव्या को बेड पर लिटाया तो नव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली कि विवान मुस्कुरा उठा। उसने नव्या के माथे पर होठ रखे और कहा, आपसे बहुत प्यार करता हूँ नव्या, मैं। नव्या मुस्कुरा उठी। उसने अपनी बाहें फैला दी तो विवान उसके पास आ गया। नव्या ने अपने हाथ विवान के गले में डालकर कहा, आप हमसे प्यार करते हैं पर हम आपसे ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।